फ्रेंड्स अब हम लोग एक्यूट पैनक्रेटिस में उसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट यहाँ पे हम लोग माइल्ड पैनक्रेटिस एंड मॉडरेट सीवियर पैनक्रेटिस ऐसे दो पार्ट में ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइल्ड पैनक्रेटिस में ट्रीटमेंट क्या देना है। ठीक है, पेशेंट एक बार डायग्नोस हो गया फ्रेंड्स, पेशेंट एक बार डायग्नोस हो गया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हम लोगों को पता देख लिए लाइपेज वगैरह कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हम लोग को माइल्ड कैटेगरी और सीवियर कैटेगरी में देखना है पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को जनरल कंडीशन कैसी है, पेशेंट सर्च क्राइटेरिया वगैरह फुलफिल करते हैं, इसकी वजह से ये सब चीज़ें देख के हमें वहाँ पे माइल्ड एंड सीवियर पैनक्रेटिस से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखने के बाद हम लोग माइल्ड पैनक्रेटिस एक बार हम लोगों को लगता है कि माइल्ड केसेस में है, सबसे पहले हमको पैनक्रेटिस के में से एनबीएम रखना है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एनबीएम रखना है मतलब नीलबैमॉल। पेशेंट को सिंगल वाटर थोड़ा सा भी पानी सुविधा नहीं देना रहता है। ठीक है, पेशेंट को थोड़ा सा भी पानी नहीं देना रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी हम लोग पेशेंट को पानी देते हैं या फिर थोड़ा सा भी क्या होता है फूड का कंटेंट वगैरह थोड़ा सा भी देते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रेटिक एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट हो जाते हैं और वहाँ पे अर्ली एक्टिवेशन हो जाता है एंजाइम का, इसलिए वहाँ पे और ज़्यादा पेशेंट की सीवियरिटी वगैरह बढ़ सकती है, इसलिए पेशेंट को सबसे पहले नीलबैमॉल देना रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, फूड कंटेंट एंड ड्यूडेनल कंटेंट्स। ठीक है, फूड कंटेंट एंड ड्यूडेनल कंटेंट्स एक्टिवेट्स द पैनक्रेटिक एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं पैनक्रेटिक एंजाइम एंड सीक्रेशंस, हेंस इंक्रीजेस पेन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए पेशेंट को सबसे पहले नीलबैमॉल, जब तक पेशेंट का पेन सबसाइड नहीं होता या फिर लाइपेज वगैरह धीरे धीरे नॉर्मल रेंज तक नहीं आते तब तक पेशेंट को एनबीएम रखना पड़ता है पेशेंट को। ठीक है, इसलिए 2-3 दिन पेशेंट को एनबीएम में नीलबैमॉल देना रहता है पेशेंट को। ठीक है, और दूसरी चीज जो रहती है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है एक्यूट पैनक्रेटिस में, जो कि फ्लूइड रिसस्टिकेशन की रहती है। ठीक है, सबसे पहले हमको फ्लूइड रिगरसली फ्लूइड लोड करना रहता है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, एक्यूट पैनक्रेटिस के पेशेंट क्या होता है ह्यूज इन्फ्लेमेशन रहता है वहाँ पे, इसलिए बॉडी में क्या होता है फ्रेंड्स फ्लूइड वगैरह एकदम सक किया जाता है, वहाँ पे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड मतलब डिहाइड्रेटेड रहता है पेशेंट। ठीक है, ऐसे में हमें माइक्रो सर्कुलेशन वगैरह करने के लिए पैनक्रेस के माइक्रो मतलब सेल तक सर्कुलेशन पूरा करने के लिए तो वहाँ पे हमें फ्लूइड रिसस्टिकेशन करना पड़ता है फिर वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऐसे पेशेंट में समझो, पेशेंट में सबसे पहले हमको क्रिस्टलाइट फ्लूइड सोल्यूशन देना रहता है। ठीक है, फ्लूइड रिसस्टिकेशन में हमें क्रिस्टलाइट फ्लूइड देना रहता है। क्रिस्टलाइट फ्लूइड में फ्रेंड्स जो आरएल आता है, एनएच डीएनएच H2% वगैरह, ये सब फ्लूइड क्रिस्टलाइट सोल्यूशंस में आते हैं। ठीक है, और कोलाइट सोल्यूशन में जो कि एल्ब्यूमिन है, प्लाज्मा है, ठीक है, जो कुछ ब्लड प्रोडक्ट वगैरह है, डेक्स्ट्रान है, स्टार्च है, ये सब चीजें कोलाइट सोल्यूशन में आती है। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइट सोल्यूशन यहाँ पे हमें लोड करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे फ्लूइड रिसस्टिकेशन के लिए। ठीक है, इसलिए अब सबसे पहले जो इसको सबसे बेस्ट चीज इसमें एक्यूट पैनक्रेटिस के पेशेंट में ड्रग ऑफ फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा रहता है, आईवी आरएल रहता है। ठीक है, रिंगर लैक्टेट रहता है। यहाँ पे फ्रेंड्स रिंगर लैक्टेट में बहुत मतलब वहाँ पे सब इसका कॉम्बिनेशन जो है उसमें सोडियम पोटेशियम लैक्टेट वगैरह है। लैक्टेट वगैरह क्या करता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस वगैरह चला जाता है, वो लैक्टिक एसिडोसिस वगैरह में इस पे एसिटेट वगैरह रहता है, इस तरह से लैक्टिक एसिडोसिस भी ट्रीट करता है, इसलिए रिंगर लैक्टेट वगैरह सबसे बेस्ट फ्लूइड माना जाता है ऐसे एक्यूट पैनक्रेटिस के पेशेंट में। ठीक है, ये कैसे देना रहता है फ्रेंड्स, आईवी आरएल जो रहता है ना, पहले हाफ आवर में 2 आईवी आरएल बॉटल देने रहते हैं, मतलब 1000 ml फर्स्ट हाफ आवर में देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ आरएल, दो आरएल के 2 पॉइंट देने मतलब 1000 ml ये पहले हाफ आवर में देना है, और दूसरे हाफ आवर में फ्रेंड्स क्या होते हैं 1000 ml मतलब 2 पॉइंट आरएल के देने रहते हैं। ठीक है, ऐसे में फ्रेंड्स पहले 1 आवर में इस ट्रीटमेंट को हमें करनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट सीवियरिटी वगैरह देख के हमें जरा सा थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट कम कर सके, लेकिन ऐसे एकदम सीवियर पेशेंट में ऐसे फ्लूइड रिसस्टिकेशन करना ही रहता है। वहाँ पे जरा सा कार्डियक स्टेटस, वहाँ पे पेशेंट का एज वगैरह ये सब चीज़ें भी वहाँ पे जरा सा देख के फ्लूइड रिसस्टिकेशन करना रहता है पेशेंट में। ठीक है, पेशेंट समझो नॉन केस ऑफ कार्डियक हिस्ट्री, वहाँ पे पेशेंट को ओल्ड एज वगैरह है, थोड़ा सा फ्लूइड वगैरह हमें कम करना है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स क्या रहता है, एक जनरल रूल है कि 10 ml पर केजी पर बॉडी वेट्स के हिसाब से हम लोग ऐसे स्टार्टिंग के 1 आवर में पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे 10 ml पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से भी हम लोग फ्लूइड लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमने जनरल मैंने बताया कि पहले हाफ आवर में 1000 ml तक फ्लूइड देना रहता है और बाद में हाफ आवर में 1000 ml तक फ्लूइड ये देना रहता है। फ्रेंड्स क्या होता है, ऐसे अर्ली स्टेज में समझो हम लोगों ने फ्लूइड पेशेंट को ऐसे दे दिया। ठीक है, हाईली अच्छी तरह से हाइड्रेट पेशेंट को किया तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो पैनक्रेटिक नेक्रोसिस वगैरह होता है, ठीक है, पैनक्रेटिक नेक्रोसिस, पैनक्रेटिक सूडोसिस, पैनक्रेटिक एब्सिस वगैरह फॉर्मेशन, ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है ना फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं रहते पेशेंट में। ठीक है, पेशेंट को ऐसे और 2-3 दिन में पेशेंट अच्छी तरह से रिजॉल्व भी हो जाता है, इसलिए ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को विगरसली फ्लूइड रिसस्टिकेशन करना रहता है। ठीक है, इसलिए जैसा मैंने बोला कि फ्रेंड्स यहाँ पे कार्डियक स्टेटस है, पेशेंट का एज वगैरह देख के ही देना फ्लूइड रिसस्टिकेट करना है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए पेशेंट हमारे पास पैनक्रेटिस का आता है तो सबसे पहले हमको पेशेंट को
एनबीएम रखना है और बाद में पेशेंट को कैसा है फ्लूइड रिसस्टिकेट करना है। यहाँ पे 3 चीजें करनी रहती है वहाँ पे, ठीक है। पेशेंट को 3 चीजें फ्रेंड्स एक्यूट पैनक्रियाटिस के पेशेंट में सिर्फ 3 चीजें करनी रहती है। एक तो पेशेंट को एनबीएम रखना है, ठीक है, एक एनबीएम रखना है, दूसरा पेशेंट को आईवी फ्लूइड रिसस्टिकेशन करना है और तीसरा पेशेंट का कैसा है पेन मैनेजमेंट करना है, ठीक है। पेशेंट का कैसा है पेन मैनेजमेंट करना है। ये 3 चीजें फ्रेंड्स यहाँ पे एक्यूट पैनक्रियाटिस के पेशेंट में हमें करनी रहती है, ठीक है। ये ऐसे एकदम एक्यूट स्टेज में पेशेंट आता है तो हमें 3 चीजें हम लोगों ने सब लोग मैनेज कर लिए तो पेशेंट कैसा है ज्यादातर मतलब वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन वगैरह ज्यादा नहीं दिखाई देते और पेशेंट अच्छी तरह से रिजल्व हो भी जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। बाद में एनाल्जेसिक देख लीजिए। एनाल्जेसिक में फ्रेंड्स वहाँ पे थोड़ा सा एनेस्थेटिक वगैरह अवॉइड करना है, ठीक है। वहाँ पे एनेस्थेटिक वगैरह अवॉइड करना रहता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स हम लोग डाइक्लोफेनाक वगैरह समझो देते हैं पेशेंट को, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है पहले पेशेंट हाइपोवोलेमिया है, ओलिगो वगैरह रहता है, पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह में हो सकता है। वहाँ पे हम लोग डाइक्लोफेनाक वगैरह दे रहे तो क्या होता है फिर से वो रिनल वहाँ पे रिनल हैम्पर होता है वहाँ पे, ठीक है, रिनल टॉक्सिसिटी होती है। इसलिए वहाँ पे ओपॉइड एनाल्जेसिक अच्छा काम करता है, ठीक है। ओपॉइड एनाल्जेसिक इज द बेस्ट फॉर एक्यूट पैनक्रियाटिस। यहाँ पे इंजेक्शन ट्रामाडोल आता है 100 mg आईवी या आईएम को टीडीएस में दे सकते हैं, ठीक है। 100 mg पेशेंट को हम लोग टीडीएस में दे सकते हैं, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स हमको अंडरलाइन कॉज वगैरह हमको ट्रीट करना रहता है। इनके समझो पेशेंट बिलियरी पैनक्रियाटिस वगैरह है, ठीक है, बिलियरी पैनक्रियाटिस है, स्टोन रिलेटेड पैनक्रियाटिस वगैरह है तो ऐसे पेशेंट में समझो नीडेड ईआरसीपी वहाँ पे ईआरसीपी करके स्टोन वगैरह रिमूव करके वहाँ पे सबसे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे स्टेंटिंग वगैरह ईआरसीपी स्टेंटिंग वगैरह करनी रहती है। ऐसे केसेस में फ्रेंड्स विद इन 72 आवर्स तक ये पेशेंट का पेन सबसाइड होने के बाद ही हम लोग अच्छी तरह से ईआरसीपी कर सकते हैं, ठीक है। ईआरसीपी करके स्टेंटिंग वगैरह पेशेंट को करना रहता है और पेशेंट को कैसा ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह वहाँ से रिलीव करना रहता है वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ईआरसीपी करनी पड़ती है वहाँ पे एंड वहाँ पे फ्रेंड्स एंटीबायोटिक का ऐसे माइल्ड केसेस में रोल नहीं रहता, ठीक है। मतलब वहाँ पे नेक्रोसिस वगैरह नहीं है, एक्सोडोसिस फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, एब्सिस फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे केसेस में समझो एंटीबायोटिक का रोल नहीं रहता। सिर्फ ये 3 चीजें हमें मैनेज करनी है, पेशेंट को एनबीएम रखना है, आईवी फ्लूइड अच्छी तरह से देना है और पेशेंट को ऐसा पेन मैनेजमेंट करना है। ये 3 चीजें अच्छी तरह से की है तो पेशेंट अच्छी तरह से पेशेंट को रिजॉल्व हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे माइल्ड केसेस में हमें ट्रीटमेंट फॉलो करनी रहता है पेशेंट में, ठीक है। अभी हम लोग फिर होंगे हम जो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में पेशेंट जो रहते हैं उसको पैनक्रियाटिस के उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जो हम लोग को सर्च क्राइटेरिया देखा है, ठीक है, सर्च क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग को सीवियरिटी वगैरह देखा है, सीवियरिटी वगैरह पेशेंट को समझो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा टैकीकार्डिया टैकीपनिया वगैरह जो कोई भी सर्च क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो ऐसे केसेस को हमें आईसीयू में हैंडल करना रहता है पेशेंट को, ठीक है। आईसीयू में अच्छी तरह से उसको हैंडल करना रहता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। इसलिए ऐसे पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स एडमिशन टू आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट में उसको शिफ्ट करना है इफ सर्च क्राइटेरिया फुलफिल, ठीक है। सर्च क्राइटेरिया फुलफिल कर देते पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करके पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देना है। ये सब चीज़ें फॉलो करना ही करना रहता है पेशेंट में, ठीक है। एनबीएम रखना है पेशेंट में, फ्लूइड रिसस्टिकेट एनालिसिस वगैरह सभी ट्रीट करना रहता है पेशेंट को। सबसे पहले कैसा है हाइपोक्सिया वगैरह ना हो इसलिए ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देना है पेशेंट को, ठीक है। ऑक्सीजन लगने बाद में एनाल्जेसिया, जैसे एनाल्जेसिया में हमने बोला कि स्टैमोडोल वगैरह 100 mg टीडीएस में दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अग्रेसिव फ्लूइड रिहाइड्रेशन जैसे कि हम लोगों ने दे रहे हैं देखा है कि फ्रेंड्स अग्रेसिव इस हिसाब से हम लोगों को फ्लूइड रिहाइड्रेशन करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। जैसे कि और एक बार देख लेते हैं हाफ आवर में 2 फ्लूइड आरएल के देते हैं, बाद में नेक्स्ट हाफ आवर में पेशेंट को 2 फ्लूइड आरएल के दे रहा रहता है पेशेंट में, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में जैसा फ्लूइड हाइड्रेशन करके बाद में नेक्स्ट पेशेंट को जैसे 3 to 4 लीटर पर डे के हिसाब से इतना फ्लूइड जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कैसे 3 to 4 लीटर पर डे के हिसाब से फ्लूइड हमें वहाँ पे देना रहता है पेशेंट में, ठीक है। ये पहले हावर में फ्लूइड देने के बाद पेशेंट को नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए 3 लीटर तक फ्लूइड हमें वहाँ पे 3 लीटर का प्लान करना रहता है पेशेंट में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे देखते हैं कुछ ऑक्ट्रोटाइड इंजेक्शन आता है, ठीक है। ये ऑक्ट्रोटाइड इंजेक्शन क्या है फ्रेंड्स, ऑक्ट्रोटाइड है ना सोमेटोस्टैटिन एनालॉग है, ठीक है। ऑक्ट्रोटाइड क्या करता है फ्रेंड्स, सोमेटोस्टैटिन एनालॉग है। ऑक्ट्रोटाइड क्या करता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में जो हमारा जैसे हमने देखा कि एक्सोक्राइन जो फंक्शन वगैरह रहता है हमारे पैनक्रियास का अर्ली एक्टिवेशन एंजाइम का अर्ली एक्टिवेशन वगैरह हो जाना, ठीक है। कुछ भी थोड़ा सा बहुत पेशेंट में इंटेक किया तो किससे अर्ली एक्टिवेशन हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह बढ़ते जाता है। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स ये ऑक्ट्रोटाइड यूज किया जाता है ऐसे एक्यूट पैनक्रियाटिस के पेशेंट में। उसका डोज कैसे रहता है फ्रेंड्स 100 माइक्रोग्राम पर ml सबक्यूटेनियस में अकॉर्डिंग टू पेशेंट को नीड जैसी है हम लोग वीडियो वगैरह या टीडीएस में यूज कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है। इसलिए ऑक्ट्रोटाइड के इंजेक्शन क्या करते हैं जैसा कौन से कैसे इसको मैकेनिज्म कैसे जैसा देख लीजिए। इट इज सोमेटोस्टैटिन एनालॉग, ठीक है। ये सोमेटोस्टैटिन एनालॉग है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये क्या करते हैं इट इज द पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है। ये क्या है फिर ये पोटेंट इनहिबिटर है एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रियास। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को जो ये क्या होता है वहाँ पे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को क्या होता है इनहिबिट करता है वहाँ पे, ठीक है। जो ट्रिप्सिन जो अर्ली एक्टिवेशन होता है ना ट्रिप्सिन की वजह से वो फ्रेंड्स क्या होता है पेशेंट को पेन इन एब्डोमेन वगैरह बहुत सीवियर रहता है।
इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स एक्सोक्राइन सिक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए ऑक्ट्रोटाइड इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। और ऑक्ट्रोटाइड के और उसका यूज है एंटी इन्फ्लेमेटरी भी रोल है, और वहाँ पे कई बार कैसे एंटी सिक्रेटरी एक्टिविटी भी है उसकी, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है, इसलिए वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह कम करने के लिए जरा सा ऑक्ट्रोटाइड वगैरह ऐसे केसेस वहाँ पे जैसे सीवियर केसेस वगैरह रहते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग ऑक्ट्रोटाइड वगैरह इंजेक्शन यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स बाद में ऑक्ट्रोटाइड इंजेक्शन दे लिए, बाद में फ्रेंड्स हमको हमें नाइजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज वगैरह लगना पड़ता है, ठीक है। हम लोगों को कैसा कई बार वैसा आरटी राइल्स वगैरह भी डालने पड़ते हैं पेशेंट में, ठीक है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स सिक्रेशंस वगैरह रहते हैं पेशेंट में, कैसा है राइल्स टू मतलब वहाँ पे पैरालिटिक इलियस भी डेवलप हो सकता है, ठीक है, पैरालिटिक इलियस वगैरह डेवलप होता है, तो ऐसे केसेस में नाइजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज हमें नाइजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज वगैरह भी डालना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। वहाँ पे पैरालिटिक इलियस वगैरह बैठ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। पैरालिटिक इलियस वगैरह बैठते हैं तो हमें आरटी वगैरह डाल के वहाँ पे ड्रेनेज वगैरह कंटिन्यू करना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स समझो वहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक का रोल वगैरह कब होता है, यहाँ पे समझो एब्सिस फॉर्मेशन है या फिर वहाँ पे नेक्रोसिस वगैरह दिख रहा है पेशेंट में, ठीक है, पेशेंट एकदम सीवियर पैनक्रेटिस में है, वहाँ पे सिरोसिस फॉर्मेशन वगैरह है, ऐसे केसेस में फ्रेंड्स ये इमीपेनम इंजेक्शन, इमीपेनम जो कि कार्बापेनम ग्रुप में है, ठीक है, इमीपेनम कौन सा है, कार्बापेनम ग्रुप में आता है फ्रेंड्स, कार्बापेनम ग्रुप में आता है फ्रेंड्स, कार्बापेनम ग्रुप में आता है, 500 mg TDS में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इमीपेनम वगैरह ये जो पैनक्रेटिस के पेशेंट के वगैरह जो कार्बापेनम ग्रुप के जो एंटीबायोटिक है वो हम लोग अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी पेशेंट को यूज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाद में पेशेंट को समझो ERCP करनी रहती है, ERCP जो पेशेंट को जैसे करना है कि वहाँ पे समझो पैनक्रेटिक डक्ट लीक है, ठीक है, पैनक्रेटिक डक्ट लीक वगैरह है, वहाँ पे समझो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, बिलियरी पैनक्रेटिस की वजह से समझो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसे केसेस में अर्ली ERCP करने रहते हैं 72 आवर्स में, ठीक है। पेशेंट को समझो पेन वगैरह जरा सा सबसाइड हुआ तो पेशेंट को समझो अर्ली ERCP करके हमें पेशेंट को जरा सा वहाँ पे ट्रीटमेंट करने रहती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे थेरेपेटिक पर्पस के लिए वहाँ पे रोल वगैरह रहता है ऐसे पेशेंट में, समझो डक्ट लीक वगैरह है तो वहाँ पे स्टेंटिंग वगैरह किए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी, सपोर्टिव थेरेपी रहती है ऑर्गन फेलियर की वजह से, इसलिए जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या रहता है पेशेंट में, ठीक है। वहाँ पे समझो मतलब नेक्रोसिस वगैरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नेक्रोसिस की वजह से समझो सेप्सिस वगैरह हो रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है हमें एंडोस्कोपिक नेक्रोसेक्टोमी करनी पड़ती है, ठीक है, मतलब जितना नेक्रोस पार्ट हुआ है वो सब नेक्रोस पार्ट वगैरह हम लोग एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से करनी पड़ती है पेशेंट में, ठीक है। एंडोस्कोपिक नेक्रोसेक्टोमी वगैरह ऐसे पेशेंट में हम लोग नेक्रोसिस वगैरह है तो ऐसे केसेस में कर सकते हैं, ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट रहती है जरा से। बाद में समझो पेशेंट को समझा कि वहाँ पे सूडोसिस्ट वगैरह है, ठीक है, सूडोसिस्ट है, वहाँ पे जरा सा ड्रेनेज वगैरह मतलब वहाँ पे ड्रेन वगैरह ज़्यादा है तो ऐसे ड्रेन वगैरह ये करने के लिए वहाँ पे एंडोस्कोपिक सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी भी करनी पड़ती है, कि एंडोस्कोपिक सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी कैसे किया जाता है फ्रेंड्स, एंडोस्कोपिक एक स्कोप डाला जाता है और वहाँ पे स्टमक में से हमें जो ड्रेन करके स्टमक में से ड्रेन करके ये सिस्ट तक जाता है, सिस्ट वगैरह ड्रेन वगैरह को सब किया जाता है और वहाँ पे सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी के प्रोसीजर से सूडोसिस का ड्रेन वगैरह वहाँ पे किया जाता है प्रेशर में, ठीक है। वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा स्प्रेड ना हो इसलिए ऐसे एंडोस्कोपिक सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी वगैरह किए जाते हैं प्रेशर में, ठीक है। इसलिए जैसे एंडोस्कोपिक सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी और एंडोस्कोपिक नेक्रोसेक्टोमी वगैरह ये पैनक्रेटिस के पेशेंट में वगैरह किया जाता है एकदम सीवियर केसेस में, इसलिए जरा सा हमको पता रहना जरूरी है कि ऐसे केसेस में जरा सा प्रोसीजर ये किए जाते हैं ऐसे सीवियर केसेस में, ठीक है। बाद में पेशेंट को समझो न्यूट्रिशन जैसा पेशेंट को इतनी देर तक हम लोग NBM रख रहे हैं, ठीक है, पेशेंट को हम लोग इतनी दिन तक पेशेंट को जब तक पेन सबसाइड नहीं होता इतने दिन तक हम लोग पेशेंट को कैसा NBM रख रहे हैं, नील बाय माउथ रख रहे हैं, इसलिए ऐसे पेशेंट को ऐसा हमें न्यूट्रिशन सप्लाई कितने फ्लूइड कितने भी दिया तो भी जैसा उसमें न्यूट्रिशन सप्लाई वगैरह कम रहता है, ठीक है। वहाँ पे विटामिन वगैरह रहते हैं जो उसको सप्लीमेंट करने के लिए कंटिन्यूस उसको कई बार क्या होता है वो न्यूट्रिशन सप्लाई वगैरह लेके एनजे फीडिंग करती है, ठीक है। एनजे फीडिंग क्या रहती है नेजोजेजुनल ट्यूब, मतलब नोज में से एक ट्यूब छोटी ट्यूब डाली जाती है यूएसजी गाइडेड, वो नेजोजेजुनल ट्यूब जेजुनम तक जाती है और कैसा हमारा स्टमक है वहाँ पे हमें डिओडेनम को बाईपास करके ये आगे जाती है ट्यूब, ठीक है, वहाँ पे आगे जाती है और वहाँ पे कैसा सिक्रेशंस वगैरह इसलिए स्टमक डिओडेनम तक मतलब सिक्रेशंस वगैरह वहाँ पे नहीं होता और ये पूरा जेजुनम तक जाके वहाँ पे फीडिंग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग इसलिए एनजे फीडिंग वगैरह पेशेंट को करके हम लोग वहाँ पे फीडिंग कर सकते हैं या फिर समझो पेशेंट को टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन में पेशेंट को कैसे एक व्हाइट कलर का एक दूध जैसा एक फ्लूइड आता है, जैसे कि हमने कई बार देखा है कि व्हाइट कलर का एक बड़ी बैग आती है वहाँ पे व्हाइट कलर के दूध जैसे एक फ्लूइड रहता है वहाँ पे टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसको क्या होता है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, ऐसे टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन एक्यूट पैनक्रेटिस के पेशेंट में देना रहता है ऐसे में, ठीक है। और उसको हम लोग स्मूथ किए भी इसमें स्मूथ के भी वगैरह से नाम वगैरह रहते हैं प्रेशर में उसको ये टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन को, ठीक है। ऐसे बैग आती है वहाँ पे विटामिन सप्लीमेंटेशन रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है,
जो हम लोगों को बॉडी को जो नेसेसरी रहता है वो सब सप्लीमेंटेशन वगैरह टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन से हम लोग ऐसे केसेस में दे सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। इसलिए ऐसे पैनक्रेटिस के पेशेंट में अच्छी तरह से उसको आईसीयू लेवल में मैनेज करते हैं पेशेंट मेंटेनेंस, ठीक है। इसलिए तरह से हम लोगों को ऐसे और समझो पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट समझो बिलियरी पैनक्रेटिस वगैरह डेवलप हुआ है, तो ऐसे केसेस में कई बार गाल ब्लैडर भी रिमूव करना पड़ता है हम सर्जिकल प्रोसीजर से, ठीक है। या फिर पेशेंट समझो बहुत ही ज़्यादा एकदम पैनक्रेटिस वगैरह नेक्रोसिस वगैरह है, वहाँ पे कई बार क्या होता है फ्रेंड्स पैनक्रेटिक ऑपरेशन वगैरह भी करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों को इस सीवियर पैनक्रेटिस में और माइल्ड पैनक्रेटिस में ट्रीटमेंट कैसे करना है ये जरा सा देखना बहुत जरूरी रहता है फ्रेंड्स में, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा था कि एक्यूट पैनक्रेटिस के पेशेंट में वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह कैसे तरह से डिटेल में अच्छी तरह से देखा है हमने। और हम लोगों ने फ्रेंड्स ये एक्यूट पैनक्रेटिस के पेशेंट में केस डिस्कस वगैरह जो है ना हमने हमारे केस डिस्कशन जो हम लोग वीकली लेते हैं, ठीक है। जो हम लोग केस डिस्कशन वगैरह लेते हैं वो केस डिस्कशन हम लोगों ने भी जो मीटिंग पे देखा है पेशेंट में, ठीक है। वो जरा सा और एक बार केस डिस्कशन उस पर कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास कैसे 26 ईयर हमारे पास कैसे 36 ईयर्स मेल पेशेंट आया था, ठीक है। 36 ईयर मेल पेशेंट आया था, उसको कैसे एक्यूट पैनक्रेटिस का एपिसोड था, ठीक है। एक्यूट पैनक्रेटिस का एपिसोड था, उसको लास्ट 24 आवर्स से विदिन 24 आवर्स से पेन हो रहा था। वो कैसे ड्रिंकिंग भी कर रहा था, ठीक है। तो 2 साल से ड्रिंकिंग करता है 80 ग्राम पर लीटर 80 ग्राम पर डे से हिसाब से ड्रिंकिंग कर रहा है सिंस 2 ईयर्स से ये ड्रिंक कर रहा है पेशेंट, ठीक है। और वहाँ पे पेशेंट को कैसे एक हेवी ड्रिंकिंग की भी एक एपिसोड था। वो पेशेंट हमारे पास आया तो उसका कैसे लाइपेस कितना था पेशेंट, लाइपेस समझो उसका 1200 था, ठीक है। 1200 यूनिट पर लीटर ये लाइपेस उसका 1200 यूनिट था। और अमाइलेज भी पेशेंट को समझो अमाइलेज भी कैसे 600 से 700 के करीब था, ठीक है। 600 से 700 के करीब या अमाइलेज भी था पेशेंट में, ठीक है। और पेशेंट को पेन कैसे विदिन 24 आवर्स से पेन है, ठीक है। पेशेंट को कैसे 24 आवर्स से लास्ट पेन है। वो पेशेंट हमारे पास आया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो पेशेंट आने के बाद हम लोगों को अच्छे तरह से जब उसको लाया हम लोगों को लगा कि डीप गैस्ट्रिक पेन है, ठीक है। रेडिएटिंग टू बैक है, पेशेंट को अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है। ये सब चीज़ें देखने के बाद पेशेंट को वैसे टैकीकार्डिया वगैरह था, ठीक है। टैकीकार्डिया था, पेशेंट को फीवर नहीं था पेशेंट को, लेकिन टैकीकार्डिया था, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह ऐसे चांसेस वगैरह नहीं थे। लेकिन पेशेंट को कैसा फ्रेंड्स अच्छी तरह से पेन बहुत अच्छा सीवियर पेन था और टैकीकार्डिया था। इसलिए हम लोगों ने पेशेंट को कैसे एनबीएम रखा और ऐसा फ्लूइड रेसिस्टिकेशन जो है ना फ्रेंड्स इस हिसाब से फ्लूइड रेसिस्टिकेशन दे, मतलब पेशेंट को हाफ आवर में पेशेंट 1 लीटर दिया, बाद में नेक्स्ट हाफ आवर में पेशेंट को कितना 1 लीटर दिया, बाद में इसे ये सब फ्लूइड मैनेजमेंट करके नेक्स्ट 24 आवर्स तक हम लोगों ने 3 लीटर एक फ्लूइड इनटेक प्लान में रखा, ठीक है। 3 लीटर उनको 3 लीटर दिया और उसको पेशेंट को कैसे ट्रामाडोल से पेन मैनेजमेंट वगैरह की। इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हम लोगों ने 2 से हम लोगों को 3 दिन तक ये ऐसे ट्रीटमेंट दी। पेशेंट को 3 दिन तक एनबीएम रखा, 3 दिन तक एनबीएम रखने के बाद ऐसे पेशेंट को ऐसे आईवी वगैरह अच्छी तरह से देने के बाद ये पेशेंट अच्छी तरह से पेशेंट को पेन वगैरह सबसाइड हुआ। फिर हम लोगों के एनबीएम रिलीज करके पेशेंट को धीरे धीरे लिक्विड पे शिफ्ट किया, ठीक है। लिक्विड एकदम क्लियर लिक्विड पे शिफ्ट करना रहता है, ठीक है। क्लियर पानी वगैरह देना रहता है, बाद में नारियल पानी या फिर दाल वाटर वगैरह ऐसा क्लियर लिक्विड जो है वो क्लियर लिक्विड पे 1 दिन शिफ्ट किए, बाद में 3 दिन बाद शिफ्ट किए, ठीक है। 3 दिन बाद में दूसरे दिन भी फिर सेमी सॉलिड डाइट दिया, ठीक है। बाद में सेमी सॉलिड डाइट, बाद में फिर से सॉफ्ट डाइट वगैरह ऐसे धीरे धीरे करके पेशेंट को शिफ्ट करके एकदम 6 दिन में पेशेंट को अच्छी तरह से रिलीफ आया। और हम लोगों ने 7th डे पेशेंट को वैसे डिस्चार्ज दिया और पेशेंट को बोला कि अल्कोहल वगैरह जो एब्सटेनेंस रहता है जो सब प्लान में रहता है, जो एब्सटेनेंस वगैरह जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को ज़्यादा सा पेशेंट को अच्छी तरह से समझा के उसमें अच्छी तरह से 7वें दिन पेशेंट को फिर डिस्चार्ज दिया फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स और एक बार वजह सा पैनक्रियाटिन वगैरह जो ट्रीटमेंट आते हैं, ठीक है। जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह आते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें पैनक्रियाटिन वगैरह टैबलेट वगैरह आते हैं, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये वो 10,000 20,000 40,000 ऐसे पैनक्रियाटिक एंजाइम मतलब ये भी आते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। टैबलेट आते हैं पैनक्रियाटिक के 10,000 20,000 40,000 ऐसे यूनिट में आते हैं ये। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम में हम क्या होता है फ्रेंड्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह इनसफिशिएंसीज रहती है कई बार। ऐसे केसेस में थोड़ा सा सपोर्टिव थेरेपी बोल के ये पैनक्रियाटिक वगैरह दे सकते हैं, ऐसे सीवियर केसेस में दे सकते हैं। माइल्ड केसेस में ज़्यादा जरूरत नहीं रहती, लेकिन सीवियर केसेस में जरा सा पैनक्रियाटिन वगैरह भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए जरा सा अच्छे तरह से पैनक्रियाटिस के पेशेंट को डायग्नोस करके, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं फ्रेंड्स पैनक्रियाटिस के, इसलिए ऐसे पेशेंट को अच्छे तरह से डायग्नोस करके उनको अच्छे तरह से ट्रीटमेंट भी देना रहता है हमें, ठीक है।